स्क्रीन पर लगे हुए चित्र को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस चीज की बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज है 14 फरवरी। 14 फरवरी यानी पूरी दुनिया प्रेम प्रसंग में डूबी रहती है, वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। उसके पीछे अपना एक अलग इतिहास है। लेकिन अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो आज का दिन हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये दिन हमको याद दिलाता है कि क्या वास्तव में हम, हमारी सेनाएं, हमारी सीमाएं, हमारे देश के नागरिक, हमारी व्यवस्था क्या वास्तव में सुरक्षित है। जी हाँ, दरअसल एक घटनाक्रम 2019 में होता है जिसका नाम है पुलवामा हमला। पुलवामा हमला हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक ऐसा दाग है जो आज तक सुलझा नहीं है, जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। सत्ता विपक्ष ने उठाए हुए हैं, सत्ता पक्ष से और भी लोगों ने, सेना अधिकारियों ने, लेकिन उनके जवाब अब तक नहीं है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इस घटना के बाद हर व्यक्ति यही पूछ रहा था, क्या हमारी सीमाएं इतनी कमजोर हैं कि कोई भी व्यक्ति 350 किलो एक्सप्लोजिव लेकर हमारे देश की सीमाओं के अंदर घुस आएगा। पहले इन चित्रों को आप देखिए। ये वही घटनाक्रम है, वही दर्दनाक हादसा है जिसकी तस्वीर आज भी चिल्ला चिल्ला कर पूछती है कि क्या हमने इस हमले में खोए हुए परिवारों को न्याय दिला पाए हैं। जवाब है नहीं। ये देखिए, और इन सबको देखकर यही चीज कहा जाती है कि हमारे देश में तिरंगा जितना फहराने के काम नहीं आता है, उससे ज्यादा तो कफन के रूप में हमारे वीर सैनिकों के इससे लिपटा रहता है सबसे। ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्या हम लोग, आज आज़ादी के 78 वर्ष हो चुके हैं, हमारी इतनी बड़ी सेनाएं हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हम लोगों की मशीनरी इतनी खतरनाक, सब कुछ है, दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पहलगाम, उरी, पुलवामा, बालाकोट, है ना, दिल्ली, अभी दिल्ली का हमला, ये सब चल रहा है कंटिन्यू। तो इन सबको आधार बनाकर ये पूछना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम संसद भवन के हमले, कब तक हम 26/11 मुंबई हमले, इस तरह के हमलों को देखते रहेंगे। दरअसल पुलवामा हमले की थोड़ा सा बात करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में वैसे भी आप जानते हैं कि एक ये जो बड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉट, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल वही सीमा रेखा है जहां पाकिस्तान के लोगों ने घुसपैठ की थी। जिस समय कश्मीर स्वतंत्र था उस समय यहां घुसपैठ की, और यहां तक जब सेना पहुंच गई तो कश्मीर के जो महाराज थे उन्होंने भारत सरकार से सहायता मांगी और एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद हमारे देश से सेनाएं पहुंची और सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना को यहां पर रोका, लेकिन तब तक बहुत आगे तक ये सेनाएं आ चुकी थीं। इसके बाद ये मसला जाता है यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में यहां पर एक सीज फायर बन जाती है, यानी ऐसी सीमा रेखा जिसके आगे कोई देश नहीं आ जा सकता है। आज भी स्थिति यही है। पाकिस्तान इस भाग को कहता है आजाद कश्मीर, वो कहता है कि ये वो क्षेत्र जिसको हमने आजाद कराया हुआ है, और इसको कहता है गुलाम कश्मीर, जबकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारत का, अखंड भारत का हिस्सा है, भारत का मस्तिष्क है। भारत इस पर अपना नियंत्रण चाहता है, ये भारत का हिस्सा है। हमारे देश में विधानसभा की सीटें भी यहाँ के लिए हैं, लोकसभा की सीटें भी यहाँ के लिए हैं, लेकिन अभी इस क्षेत्र पर अधिकार किसका है? पाकिस्तान का। इसलिए इसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। ये जो क्षेत्र दूसरा आप भाग देख रहे हैं, ये जो लाइन बनी हुई है, ये क्षेत्र है अक्साई चिन, अक्साई चिन। और ये अक्साई चिन का क्षेत्र वो है जहां 1962 में चीन के द्वारा हमला किया गया था, और चीन की सेना यहां से घुसते हुए अंदर की ओर आ गई, और यहां जाकर हम लोगों ने एक सीमा रेखा खींची जिसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी एक प्रकार से दोनों के बीच ये कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं, बल्कि क्या है, दोनों के बीच सहमति से बनी हुई एक रेखा है। चीन की सेना इतने अंदर तक आ चुकी थी। पाकिस्तान ने इस एक क्षेत्र को, जिसको कहते हैं सक्सगाम घाटी का क्षेत्र, इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। चीन को सौंपने के पीछे कारण यह था कि पाकिस्तान ने जब यहां पर हमला करके इतने बड़े क्षेत्र को अपने हाथ में लिया, अपने नियंत्रण में लिया, तो पाकिस्तान इस बात को भली भांति जानता था कि अगर भारत ने हमला किया तो यह क्षेत्र हमसे चला जाएगा। इतना ही नहीं, और भी जो हमारे क्षेत्र हमारे अंडर में है, हमारे कब्जे में है, नियंत्रण में है, वो भी चले जाएंगे। लेकिन इसको रोकने का एक तरीका है कि यह क्षेत्र चीन को दे देते हैं। अगर भारत हमला करेगा हम पर तो चीन भी हमारे सपोर्ट में खड़ा होगा, क्योंकि यह क्षेत्र चीन को भी मिला हुआ है। और इसी क्षेत्र से होते हुए चीन का एक मार्ग यहां से गुजरता है जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
और यहाँ जो ये क्षेत्र बीच का भाग आप देख रहे हैं, ये है हमारा जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर जो रेड आप स्पॉट देख रहे हैं, यही है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, और यहीं पर घटना घटती है। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ, और इसमें जो मुख्य हमलावर है जिसका नाम है आदिल अहमद डार, इसका संबंध जिस संगठन से था वो है जैश ए मोहम्मद। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जैश ए मोहम्मद वही आतंकी संगठन है जिसके तार, चाहे मुंबई हमले की बात करें या संसद भवन के हमले की बात करें, उरी हमले की बात करें, सभी प्रकार के हमलों में इसके तार रहा, इसका नेटवर्क रहा। भारत सबसे अधिक त्रस्त अगर किसी भी आतंकी संगठन से तो उस संगठन में से एक है जैश ए मोहम्मद संगठन। और इसने क्या किया था, सीआरपीएफ के काफिले पर एक आत्मघाती हमला किया और 40 जवान शहीद हो गए। यानी कि पहली बात तो यह है, यहां पर सवाल उठा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरी की पूरी बटालियन जा रही है रास्ते से और उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर कि कोई भी व्यक्ति आरडीएक्स या एक्सप्लोजिव को लेकर 350 किलोग्राम एक्सप्लोजिव को लेकर सीधे बस से टकरा जाए। यहां पर भी एक सवाल उठा, और इन्हीं सब चीजों के सवाल आज भी सरकार से पूछे जाते हैं कि आखिर यहां चूक किसकी थी, कैसे ये हमला हो गया। कुछ पॉइंट और याद रख लीजिएगा इसमें। अगर हमले की तारीख है तो आप जान ही रहे हैं 14 फरवरी है, और दोपहर को 3:15 पर यानी दिन दहाड़े ये हमला होता है। हमले का स्थान है लेथपोरा, जो कि पुलवामा जिला का एक छोटा सा स्थान है। शहीद जवान 40 जवान सीआरपीएफ के जवान थे। हमलावर था आदिल अहमद डार, जिसका संबंध है जैश ए मोहम्मद से। हमले की तारीख आत्मघाती हमला था और कार में बम विस्फोट हुआ। विस्फोटक 350 किलोग्राम था। आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, बहुत खतरनाक प्रकार का होता है इम्प्रोवाइज्ड किया हुआ डिवाइस, ठीक है। हमले की जिम्मेदारी इसने ली है, जैश ए मोहम्मद ने। भारत ने क्या किया, प्रतिक्रिया स्वरूप मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये WTO के अंतर्गत एक प्रकार का दर्जा होता है जो अपने पड़ोसी देशों को या विशेष रूप से व्यापारिक देशों को दिया जाता है। तो भारत ने यह दर्जा वापस ले लिया। 3700 करोड़ रुपए के पाकिस्तानी सामान पर 200% का टैरिफ लगाया था उस समय। बदला लेने की कार्रवाई वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये सब कुछ किया, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या इन जवानों की जान की कीमत सिर्फ इतनी ही है कि एक पड़ोसी देश हर समय भारत पर हमला करे। संसद भवन पर हमला हुआ 1947 से, अगर आप देखेंगे तो हर 1-2 वर्ष के अंतराल में आपको हमले दिखाई देते हैं। शुरुआत में जब आजाद हुए उस समय पाकिस्तान ने हमला किया कबायलियों के रूप में और पीओके का क्षेत्र कब्जा कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे 1965 में हमला हुआ, उसके बाद देखेंगे 1971 में हमला हुआ, इसके बाद 1999 में 1999 में हमला हुआ, और छोटे मोटे हमले तो हर समय ही होते रहे हैं। यानी हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती है कि हमारे किसी सैनिक को जान गंवानी पड़ी, सैनिक शहीद हुआ, किस कारण, आतंकी हमले के कारण। तो क्या आतंकवाद का हम कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं? और कहां जाती है वो जीरो टॉलरेंस की नीति इन आतंकवादियों के खिलाफ? कि वही देश है जहां आतंकवादियों के लिए ट्रायल पर ट्रायल चलते हैं, 10 साल 15 साल हम आतंकवादियों को बैठकर खिलाते हैं। दरअसल हम लोग खुद कोई सख्त मैसेज, सख्त चेतावनी नहीं देना चाहते हैं, नहीं तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। तो आज का दिन इस सोचने के लिए है कि क्या वी आर सेफ, हम सुरक्षित हैं, और क्या हमारी सेना, जैसे इस समय जो किताब आई हुई है नरवणे जी की, उस किताब का एक अंश जो प्रकाशित नहीं हुआ था, चर्चा में है, उसमें यही कहा गया है कि जिस समय हम ऑर्डर मांगते हैं उस समय हमारे हाई कमांड कहते हैं कि आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो क्या ऐसी स्थिति में हमारी सेना जी रही है? क्या हमारी सेना को फ्री हैंड नहीं छोड़ा गया है? कहने के लिए सिर्फ फ्री हैंड है। देखिए, फ्री हैंड हम उस प्रकार से छोड़ भी नहीं सकते जैसे पाकिस्तान में है, कंट्रोल रहना चाहिए, लेकिन क्या ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर भी सरकारों को यह काम करना चाहिए? नहीं। कोई भी सरकार हो, सरकारें आती जाती रहती हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था सेना के हाथ में होती है। सेना को इतना सशक्त और मजबूत बनाना चाहिए, हथियारों से भी और डिसीजन मेकिंग को लेकर भी, कि अगर ऐसी कोई ट्रेजेडी आती है तो वो निर्णय स्वयं कर सकें, ना कि ऊपर सुपीरियर से ऑर्डर उनको लेना पड़े। क्योंकि जमीनी हालत के बारे में सबसे बेहतर वही जानता है जो उस जगह पर खड़ा होता है, बाकी तो सबसे फोन कॉल से जान रहे होते हैं, सैटेलाइट से जान रहे होते हैं। ग्राउंड रियलिटी कहते हैं इसको, कहते हैं ग्राउंड जीरो। तो ग्राउंड जीरो वही जानेगा जो वहां पर खड़ा हुआ है, तो उसको डिसीजन लेने दीजिए, तभी देश में सुधार आएगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और ऐसी घटनाएं जो होती हैं उनको रोकने के लिए सरकार बहुत सारे उपाय करने का वचन देती है, आश्वासन देती है, लेकिन डार्क रियलिटी ये भी है कि उसके बाद भी हमले लगातार होते रहे हैं। कारण है हमारे पड़ोस में फैलता हुआ आतंकवाद, जो कि पाकिस्तान और चीन के समर्थन प्राप्त करके हमारे लिए खतरा बना हुआ है। धन्यवाद।